नहीं। जैसे कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म हल करने की तीन विधियां होती हैं, पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है बीजगणित विधि। जैसे कि हमने दो विधियां पहले पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड सेकंड है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। आज तीसरा जो हम विधि पढ़ेंगे वो है वज्रगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि हम जानते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हियर a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 रियल नंबर से वास्तविक संख्या है, कांस्टेंट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग करते हुए इन दोनों रैखिक समीकरणों के गुणांकों को गुणांक x, y तथा a के गुणांकों को इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे रैखिक युग्म समीकरण में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a1 x1 का गुणांक a1 है, x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b1 है, इधर जो है y का गुणांक b2 है, यहाँ पे जो 1 का गुणांक c1 और दूसरा 1 का गुणांक c2 है। तो इनके गुणांकों को हम इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे यहाँ पे है b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2 को इस प्रकार क्रम में लिख देंगे। या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि अगर x अगर हम लिखते हैं तो x के नीचे y और 1 के गुणांकों को इस प्रकार लिखा जाएगा, b1, b2, c1, c2। इसी प्रकार अगर y को हम इस प्रकार से लिखते हैं तो y के गुणांकों को हम इस प्रकार से y को हम जो है x के गुणांक और a के गुणांकों को उनके नीचे इस प्रकार से लिखेंगे, c1, c2, a1, a2। अगर 1 है तो 1 अगर हम लिखते हैं तो उसके नीचे x और y के गुणांकों को इस प्रकार से लिखेंगे, a1, a2, b1, b2। तो हम क्या लिखते हैं कि इस प्रकार हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एरो का चिन्ह हम नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ऊपर वाला जो एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ अगर हो तो वहाँ पे हम साइन जो है पॉजिटिव लेंगे। अगर एरो का चिन्ह नीचे की तरफ है तो उसका अर्थ होता है कि हम उसे नेगेटिव में लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे x के जो गुणांक है उनको x के गुणांक जो हमने लिखे हैं उनको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के केस में इस बात से गुणा करेंगे। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर रहे हैं, जैसे b1 c2, तो यहाँ पे b1 c2 प्लस में आएगा। अगर हम दूसरा गुणांक हम जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ गुणा कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा b2 c1, तो यहाँ पे b2 c1 नेगेटिव में होगा। तो इसी प्रकार जो है y के लिए जो हमने गुणांक लिखे हैं उन गुणांकों को हम ऐसा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, यानी कि c1 a2, तो c1 a2 लिखेंगे। फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ गुणा कर रहे हैं तो c2 a1, तो यहाँ पे माइनस होगा। इस प्रकार से 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 a2। तो इस प्रकार से हम x, y और a के गुणांकों को सॉल्व करके इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हम बारी बारी करके पहले स्टेप को थर्ड स्टेप के इक्वल लेंगे, क्योंकि सारे स्टेप्स जो है इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स और थर्ड स्टेप को हम ऐसा लिखेंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। फिर बाद में हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें जो है जब फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का निशान होता है तो हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से केस में गुणा करेंगे, यानी कि जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे ऐसे रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1, ये यथापूर्वक ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है एक इक्वेशन बन जाएगा। x की जो है वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे x जो वेरिएबल है, इस प्रकार से हम जब यहाँ पे
x इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो इसी प्रकार से y निकालेंगे, तो y की निकालने के लिए हम y अपॉन इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शंस को साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा y अपॉन C1a2 माइनस C2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दोनों को इक्वल करके फिर y की वैल्यू इस प्रकार से निकाल देंगे, तो ये दो इक्वेशन निकल जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे तो इनमें एक प्रतिबंध आता है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि अगर ऐसे ऐसे निष्कर्ष निकलता है कि जब अगर कॉफिशिएंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b2 है, जैसे पहले इससे पहले पूर्व में बताया गया था कि ये अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अर्थात इसमें केवल x और y के केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होंगे, अद्वितीय होंगे, यानी कि इसको कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे, यानी प्रतिबंध प्रतिच्छेदित कहेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 c2 अगर तीनों बराबर है तो ये दो रैखिक समीकरण जो है अपरिमित रूप से अनेक होंगे, अर्थात x और y यानी कि जो चर हैं उनके बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री फॉर्म है, इसका ज्योमेट्री जो नेम होगा वो नेम आएगा आपका समपाती, जिसको हम समपाती कहेंगे। तीसरा कंडीशन ये है, अगर इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b अपॉन b2 तो है, बट c1 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c2 हो, तो हम रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात x और y के कोई मान नहीं होंगे, तो इनको हम कहेंगे समानांतर। अगर यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे तो अगर हम वज्र गुणा विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को वज्र विधि से वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, तो हम जैसे कि ऊपर रैखिक समीकरण बताया गया था कि जो हमारा थर्ड अचर आएगा उस अचर को भी हम पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में लेंगे, यानी कि जो वज्र गुणन विधि समीकरण को पहचानने का तरीका क्या है कि इसका जो राइट साइड है वो जीरो आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए। देखिए जैसे पहले यहाँ पे बताया गया था, ऊपर इक्वेशन देखिए, हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट ऊपर देखा था हमने, देखिए ये राइट साइड का जो राइट साइड जो है जीरो आना चाहिए, राइट साइड का जो पोजीशन है वो जीरो आना चाहिए, तभी हम वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अगर हमारे पास अगर समीकरण रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ अगर हो, रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, तो हम इसको रैखिक युग्म समीकरण में चेंज करेंगे, यानी 46 को हम जो है लेफ्ट साइड में ले आएंगे और दाएं साइड हम जीरो कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसको भी हम चेंज कर देंगे, 3x प्लस 5y 74 को इधर ले आएंगे, 74 इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरण हमारा रैखिक युग्म के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इसको, इस समीकरण को, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो ऊपर हम बताया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बताया गया था, इस समीकरण को और इस समीकरण से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे दोनों समीकरण। तो इनके गुणांक क्या निकाल रहे हैं, वहाँ पे a1 इक्वल टू a1 की जगह 2 है, तो a1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, a1 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा हमारा कंपेयरिंग करेंगे तो a2 इक्वल टू 3 आएगा, x का गुणांक क्या आता है a2, x का गुणांक जो है a2 होता है, तो a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार v1 यानी कि y का गुणांक 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b2 जो है y का गुणांक 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का जो कॉफिशिएंट है यानी कि C1 C2 यानी कि C1 हो जाएगा -46 एंड C2 इज इक्वल टू 74 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को दिए गए रैखिक युग्म समीकरण को कंपेयरिंग करके हम तुलना करेंगे, तो a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल के हम क्या करेंगे, तत्पश्चात हम जो है इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसे फिर ऐसे गुणांकों को इस फॉर्म में लिख दिए जैसे पहले आपको बताया गया था कि वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x y और 1, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x y तथा a के गुणांक को निम्न प्रकार से लिखेंगे। जैसे पहले हमने उस समय लिखा था, x लिखेंगे तो x के बटे में y का गुणांक और 1 के गुणांक को ऐसे लिख देंगे। फिर y लिखेंगे, y के बटे में जो आएगा वो 1 का गुणांक आएगा और x का गुणांक आएगा। फिर 1 के नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे हम जब लिखेंगे तो वहाँ पे जो है x का गुणांक और y का गुणांक आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको हम फिर जो एरो द्वारा हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे आपको पहले ही बताया गया था कि x अपॉन इसकी वैल्यू होगी, अगर हम जैसे किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस होगा, ये
3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा, 3 इंटू 74। हालांकि यहाँ पे 74 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, 3 इंटू 74। फिर ये फिर दूसरा हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस का निशान देखिए, जो नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसका साइन आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस। तो 5 इंटू यहाँ पे 46 की जो साइन है वो -46 है। इसी प्रकार y का भी निकालेंगे, इस y का निकालने के लिए y अपॉन क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 46 को -46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -46 इंटू 3, और यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि हम जो है किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह मैंने पहले बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ साइन होता है, तो इसका साइन जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे हम -74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 74 -74 इंटू 2 इक्वल टू फिर 1 की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 पॉजिटिव में आएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ रहा है, तो 3 इंटू 3 होगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन इसको सॉल्व करके हमने सॉल्व किया तो इसको आ गया -222 प्लस 230 इक्वल टू, फिर y के नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 138 प्लस 1/48 इक्वल टू 1 अपॉन, फिर इसको सॉल्व करेंगे 10 - 9 आ जाएगा। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जो है ये सॉल्व किया तो x अपॉन 8 आ गया इक्वल टू x अपॉन 8 आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y अपॉन 10 आएगा, और इधर क्या आएगा 1 अपॉन n। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले बताया गया था इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बताया गया था, तो दिस इक्वल टू दिस लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके बराबर इसको लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, x अपॉन, इसको सॉल्व करके x अपॉन 8 आया था और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके, जैसे कि ये बताया गया था, क्रॉस हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू 8 आ गया। फिर इसी प्रकार इस स्टेप को और इस स्टेप को लेंगे तो इसको हम जो सॉल्व किया तो y अपॉन 10 आया और इधर आया हमारा 1 अपॉन 1। फिर इसको यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू 10 लिखाएं। तो इस प्रकार हम जो है वज्रगुण विधि द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण से अचर मान, दो अचर भिन्न भिन्न प्रकार के अचर मान x और y को इस प्रकार से सॉल्व करके लिख सकते हैं। इस प्रकार कुछ यहाँ पे गृह कार्य आपको दिया गया है, तो जैसे उदाहरण में आपको बताया गया उस उदाहरण की सहायता से इस गृह कार्य को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।